हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू गोस्ट ऑफ रिविजन। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप रिवाइज कर रहे होंगे और कंसिस्टेंट रह रहे होंगे। आज है हमारे लेक्चर नंबर 10 की बारी, दैट इज़ क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा। और हम अरेंजमेंट के बारे में पहले पढ़ चुके हैं, जो कि एक प्री स्टेप होता है क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा को लेके। सो नाउ कमिंग बैक टू आवर लेक्चर विच इज़ क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा, हम डायरेक्टली उसके बारे में पढ़ते हैं। ठीक है। Classification of data means arranging raw data into homogeneous groups or classes on the base of common characteristics so that it becomes easy to understand, compare and analyze. देखो, प्री स्टेप हमने बोला अरेंज कर दो डेटा को। ठीक है, हमने अरेंज किया डेटा को, अरेंज किया असेंडिंग ऑर्डर में, डिसेंडिंग ऑर्डर में, उसके बाद जोग्राफिकल सीरीज के बेस पे, क्रोनोलॉजिकल सीरीज के बेस पे। उसके बाद हमने बनाई इससे इंडिविजुअल सीरीज है, डिस्क्रीट है या कंटिन्यूअस है। लेकिन ये तो हो गया अरेंज करा डेटा को। अब डेटा को अलग अलग ग्रुप्स में डालना है, ग्रुप्स में। और वो ग्रुप्स में कैसे हम डालेंगे? सिमिलैरिटी के बेसिस पे। ठीक है, अभी देखो, अभी मेरे सामने आ गया, फॉर एग्जाम्पल मेरे सामने 10 नाम लिखे हुए हैं। ठीक है, आई हैव 10 नेम्स। जैसे कि एक नाम है आयशा, एक नाम है रुबिया, एक नाम है सिकंदर, एक नाम है राहुल, एक नाम है ज्योति, एक नाम है रजत, सॉरी रजत नहीं, कुछ और लेते हैं। एक नाम है बाबर, एक नाम है दीपिका, एक नाम है फरा, एक नाम है ताबिश, एक नाम है गुड़िया, एक नाम है सीता, एक नाम है पिंकी, सॉरी फॉर पिंकी। देखो, अब ये मेरे को डेटा मिल गया, मैंने देखा नाम है तो मैंने इसको अरेंज कर लिया। मुझे देखना है इसके एज देखनी है मुझे इन सब की। ठीक है, अब मुझे ये दे दिया तो सबसे पहले मैंने देखा अल्फ़ाबेटिकली है, तो मैं इसको अल्फ़ाबेटिकली पहले अरेंज करूंगी। पहले मैं आयशा लिखूंगी, फिर उसके बाद आयशा लिख लिया, फिर उसके बाद मैं बाबर लिखूंगी। ठीक है, बाबर लिख लिया, फिर मैं उसके बाद दीपिका लिखूंगी, फिर मैं उसके बाद गुड़िया लिखूंगी, फिर मैं उसके बाद नहीं पहले मैं लिखूंगी फरा, सॉरी फरा गुड़िया, मतलब ऐसे करके लिख लूंगी। फिर मेरा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? मेरा नेक्स्ट स्टेप होगा इनको आगे क्लासिफाई करना गर्ल्स और बॉयज में। ठीक है, ये वाला स्टेप जो था ना, अरेंज तो मैंने इनको अल्फाबेटिकली कर लिया, फिर गर्ल्स, और फिर मैंने डिसाइड किया कि कौन सी सीरीज है, अब किसकी कितनी एज है। इसमें मैं डिस्क्रीट सीरीज, तो कम डेटा है तो वो यूज नहीं करूंगी। ठीक है, मैं यूज करूंगी सीधे इंडिविजुअल सीरीज। इंडिविजुअल एंड डिस्क्रीट में से कोई भी यूज कर सकती हूँ। तो फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला इंडिविजुअल यूज करती हूँ बिकॉज बच्चे ही कम है। ठीक है, फिर मैंने इनको क्लासीफाई, यहाँ तक तो आ गया अरेंजमेंट ऑफ डेटा का काम। अब मैंने आगे इनको क्लासिफाई किया गर्ल्स और बॉयज में। ठीक है, ये जो क्लासिफिकेशन थी ना गर्ल्स और बॉयज में, ये है क्लासिफिकेशन का पार्ट। इस एग्जाम्पल का मकसद ये था, मैं आपको ये समझा रही थी कि अरेंजमेंट कहाँ पर खत्म होगा और क्लासिफिकेशन कहाँ पर स्टार्ट होगा। यहाँ तक आई होप आपको समझ आया होगा। अब ये जो हम क्लासिफिकेशन कर रहे हैं, ये क्लासिफिकेशन होती किस बेस पे है? ये क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा जो होती है ना, ये होमोजीनियस ग्रुप्स में होती है। होमोजीनियस ग्रुप्स का मतलब, अगर मैंने आपको किसी ग्रुप में डाल दिया तो आपका जो कैरेक्टर है ना, कैरेक्टर है वो सेम होना चाहिए सबका। जैसे अभी मैंने पकड़े फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को हम डिवाइड करते हैं। ठीक है, अब इसमें अगर मैं लिख रही हूँ टमाटो, पोटैटो, ठीक है, सॉरी इस तरफ लिखना है, ये टमाटो, पोटैटो, अनियन, गार्लिक, ये इन सब में कॉमन क्या है? इन सब में ये सब वेजिटेबल्स है, और इसी को बोलेंगे होमोजीनियस ग्रुप, मतलब कि सेम कैरेक्टर है, इनमें सेम है, कॉमन कैरेक्टरिस्टिक है। ठीक है, सो दैट इट बिकम्स इजी टू अंडरस्टैंड, ताकि हमें देख के हम अगर ऊपर वाले 2-3 पढ़ेंगे, हम बोलेंगे इस वाले पूरे ग्रुप में वेजिटेबल ही है,
कंपेयर, फिर हम इसके कैरेक्टर फ्रूट के कैरेक्टर के साथ कंपेयर कर सकते हैं और इसको एनालाइज कर सकते हैं। ठीक है, आई होप आपको बेसिक समझ में आ गया होगा क्लासिफिकेशन क्या होता है और कैसे होती है। अब हम पढ़ेंगे ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं क्लासिफिकेशन के। हम ये क्लासिफिकेशन कर रहे हैं बट इसका मकसद क्या है? टू सिंप्लीफाई बल्क डेटा। मैंने आपको बताया अभी जब हमने वो नाम लिखे थे, इतने ज्यादा नाम थे कि पेज पे जगह नहीं बच रही थी। अब जब हम इसको ग्रुप्स में डिवाइड करेंगे तो ऑटोमेटिकली जो है हमारा जो डेटा है वो सिंप्लीफाई हो जाएगा और बल्कि से जो है कम हो जाएगा। जैसे मैंने आपको डिस्क्रीट सीरीज में एक एग्जांपल दी थी कि आपके पास 100 से लेके 100 तक, मतलब 100 बच्चे हैं टोटल आपके पास, ठीक है, और सबके मार्क्स आए हुए हैं 10, 20, 35 और 40। चार ही किस्म का नंबर आप बार बार रिपीट होते देख रहे हैं। अब आप ऐसे अगर लिखने बैठोगे 1 के 10 आए हैं, 2 के भी 10 आए हैं, तो ऐसे इट विल टेक लॉट ऑफ टाइम और ये डेटा बहुत बल्कि बन जाएगा। सो व्हाट वी विल डू, वी विल क्रिएट डिस्क्रीट सीरीज फॉर दिस। हम लिखेंगे कि 10 नंबर जितने बच्चों के आए हैं वैसे हैं 15 बच्चे, 20 नंबर जितनों के आए हैं वैसे हैं 20 बच्चे, 30 नंबर जितनों के आए हैं वैसे हैं 30 बच्चे। ठीक है, तो हम ऐसे करके लिखेंगे जिससे हमारा बल्कि डेटा जो है ना वो सिंप्लीफाई हो जाएगा। ठीक है, ब्रिंग आउट सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस। इससे पहले वाली एग्जांपल जो हमने वेजिटेबल्स और फ्रूट्स की ली, उसमें हमने एक तरफ से फ्रूट्स लिखे थे और एक तरफ से वेजिटेबल्स लिखी थी। जब हम ऐसे क्लासिफाई करते हैं डेटा को तो हम इजीली कंपेयर कर सकते हैं कि अच्छा इसमें क्या कैरेक्टरिस्टिक है, इसमें क्या कैरेक्टरिस्टिक है। टू फैसिलिटेट कंपैरिजन, कंपैरिजन करने के लिए आपको डेटा को अलग अलग ग्रुप्स में डालना जरूरी है ताकि फिर आप उनके कैरेक्टरिस्टिक्स को आपस में कंपेयर कर सकते हो। टू मेक स्टैटिस्टिकल एनालिसिस इजी, अब हमें जो भी हम प्रॉब्लम जो है या जो भी पढ़ाई कर रहे हैं, जो भी डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, हमने पहले ही बोला है कि उसका कोई ऑब्जेक्टिव या पर्पस होना चाहिए। ठीक है, और उसका ऑब्जेक्टिव या पर्पस क्या होता है? कोई भी स्टैटिस्टिकल स्टडी, उसको इजी करने के लिए डेटा को क्लासिफाई करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। टू प्रेजेंट डेटा इन सिस्टमैटिक फॉर्म, इससे हम डेटा को कैसे प्रेजेंट कर पाते हैं? इससे हम डेटा को प्रेजेंट कर पाते हैं इन अ सिस्टमैटिक फॉर्म। ठीक है, अब डेटा को क्लासिफाई करने के कुछ प्रिंसिपल्स हैं जिनको फॉलो करना पड़ता है क्लासिफिकेशन के लिए। ऐसे ही नहीं मुंह उठा के किसी भी चीज को कहीं पर भी हम रख देंगे, उसको किसी भी ग्रुप में डालने के लिए कुछ प्रिंसिपल्स हैं जिनको हमने फॉलो करना है। Principles of classification are the basic rules that must be followed while classifying data so that data becomes meaningful, accurate and useful for analysis. बोलता है कि क्लासिफिकेशन के प्रिंसिपल्स कुछ बेसिक रूल्स है। देखो, अभी आप, हर कोई इंसान अपना अपना टाइम टेबल बनाता है। व्हाट इज दैट? अपना कोई लाइफस्टाइल चल रहा होता है, कोई तरीका आपने ढूंढा होता है कि सुबह ऐसे उठना है, फिर उठते ही ये काम करना है, वो काम करना है। व्हाट इज दैट? दैट इज योर प्रिंसिपल टू लिव योर लाइफ। वैसे ही क्लासिफिकेशन के भी कुछ प्रिंसिपल्स हैं, बेसिक रूल्स हैं जिनको फॉलो करना है अगर आपको डेटा को क्लासिफाई करना है। देखते हैं वो क्या प्रिंसिपल्स हैं। प्रिंसिपल 1 इज प्रिंसिपल ऑफ एग्जॉस्टिवनेस। एग्जॉस्टिवनेस, अब समझना क्या प्रिंसिपल है। देखो, मैं आपको एक एग्जांपल से समझाती हूँ। फॉर एग्जांपल, हमने क्या किया, हमने वेजेस को, हमने देखना है कि हमारी फैक्ट्री में कितनी हम वेजेस देते हैं। हमारे पास 100 वर्कर्स हैं, ठीक है, हमने उनकी वेजेस देखनी है ताकि हम पता करें कि एवरेज वेज क्या है। एवरेज वेज भूल जाओ, हमने सिंपली देखो कि हमने उनकी वेजेस देखनी है। ठीक है, अब हमने अपना जो, सॉरी अब हमने जो अपना ये बनाया है कि हम मैंने बताया ना कि 100 वर्कर्स हैं तो हम एक सीरीज बनाएंगे। ठीक है, तो हम उसको ऐसे रखेंगे कि 0 से 10,000 जिनकी वेज है वैसे कितने वर्कर्स हैं 100 में से, मान लो 25 होंगे वैसे। 1000 में से ये 10,000 बोला मैंने, 10,000 से 15,000 जिनकी सैलरी है वैसे 25 लोग हैं। ठीक है, और तीसरी मैंने बना दी 15,000 से लेके 20,000 जिसकी है, तो वैसे हमारे पास 25 लोग हैं। बट 25 लोग ऐसे हैं जिनकी सैलरी 20,000 से ज्यादा है।
ठीक है, उनकी किसी की 23 है, किसी की 24 है, किसी की 25 है, बट मोटी बात यह है कि 20,000 से ज्यादा है, बट मेरे टेबल में तो 20,000 से ज्यादा वालों के लिए जगह ही नहीं है, तो ये वाले 25 लोग कहाँ जाएंगे। इसीलिए क्लासिफिकेशन का पहला रूल है कि आप जैसे भी क्लासिफिकेशन का अपना बनाओ, उसमें सभी लोग, एवरी आइटम मस्ट बी इंक्लूडेड, ठीक है। इसीलिए ये वाली जो क्लासिफिकेशन है ये इनकरेक्ट है, बिकॉज ये वाले 25 लोग इसमें इंक्लूडेड नहीं है, ठीक है, ये वाले 25 लोग इसमें इंक्लूडेड नहीं है। अब हम पढ़ते हैं इस रूल को। क्लासिफिकेशन शुड बी कंप्लीट इन ऑल रिस्पेक्ट्स, एवरी ऑब्जर्वेशन कलेक्टेड मस्ट फॉल अंडर सम क्लास, अदरवाइज रिजल्ट्स बिकम इनएक्यूरेट। अगर हमने 100 वर्कर्स की देखनी है वेजेस कितनी हैं, और अगर हम ऐसा कर रहे हैं कि हमने सारे वर्कर्स के लिए रखा ही नहीं, मतलब हमारा जो प्रिंसिपल है वो ऐसा है जिसमें हमारी जो क्लासिफिकेशन है जिसमें सारे वर्कर्स जो हैं वो उसमें फिट ही नहीं हो रहे हैं, ये 25 वर्कर्स जो हमारे फिट ही नहीं इसमें हो रहे हैं, तो हमारी ये क्लासिफिकेशन गलत है, क्योंकि इससे हमें रिजल्ट्स क्या मिलेंगे, इनएक्यूरेट, ठीक है। अब ये नेसेसरी क्यों है, ये वाले रूल को नेसेसरी क्यों बनाया है। इफ सम डेटा आर लेफ्ट अनक्लासिफाइड, टोटल्स, एवरेजेस एंड कंपैरिजंस विल बी रॉन्ग। अगर हमने ये डिसाइड करना था कि इन सब की वेजेस क्या है, वेजेस फॉर एग्जांपल इसलिए हम वेजेस देखते कि क्या ये कंपनी फेयर है या नहीं, क्या ये कंपनी अपने वर्कर्स को अच्छी वेजेस देती है या नहीं। अब हम देखेंगे यहाँ तो 20,000 से ज्यादा किसी की सैलरी ही नहीं है, और 20,000 में आज की डेट में गुजारा ही नहीं है, तो ये जो ज्यादा सैलरी वाले लोग हैं ये बाहर रह गए। हम बोलेंगे ये कंपनी जो है ये भाई अच्छी कंपनी नहीं है, ये अपने वर्कर्स को अच्छे से ट्रीट नहीं करती है, बट रियलिटी तो कुछ और ही है कि हमने 25 वर्कर की सैलरी तो देखी ही नहीं है जो 20,000 से काफी ज्यादा कमाते हैं। देखो सेम एग्जांपल है, इफ वेजेस आर क्लासिफाइड एज 0 से 5,000, 5 से 10, 10 से 15, देन नो वेज वैल्यू शुड बी बिलो 0 और अबव 15,000 विदाउट अ क्लास। वही बात है कि अगर आपने अपने वर्कर्स की सैलरी जो है 0 से लेके टोटल 15,000 तक रखी है, तो कोई भी ऐसा वर्कर नहीं है जो इससे बाहर रहना चाहिए, सारे वर्कर इसके अंदर इंक्लूड होने चाहिए। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट प्रिंसिपल, ईच आइटम प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल एक्सक्लूसिवनेस। देखो अब ये भी मैं आपको एग्जांपल से समझाती हूँ, सेम एग्जांपल लो हमारे वर्कर्स वाली। एक तरफ से मैंने वर्कर रखे, एक एग्जांपल है 0 से 10,000, 10,000 से हमारा 15,000, और तीसरा मैं लेती हूँ 10,000 से 20,000, ठीक है। वर्कर्स हैं इसमें 25, इसमें 25, और 25 ऐसे वर्कर्स हैं मेरे पास जिनकी सैलरी है 15 से लेके 20,000 के बीच में, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पर तो मैंने 10,000 से 20,000 लिखा, अगर ये वाले 25 वर्कर मैं यहाँ पर भी डालूं या खाली ये नए वाले 25 वर्कर डालूं, मतलब यहाँ पर अगर मैं ये वाले 25 भी डालूंगी तो ये वाले कहाँ जाएंगे। मतलब देखो ना, ऐसी क्लास है कि यहाँ पर डबलिंग हो रही है वर्कर्स की, हमारे पास कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है कि 25 वर्कर्स मैंने इसमें ऑलरेडी रखे हुए हैं और 25 ऐसे हैं जिनकी 15 से 20,000 के बीच में सैलरी, तो क्या मैं इसमें 50 वर्कर्स डालूं। इसी को बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल एक्सक्लूसिवनेस, कि जो मैं क्लासेस क्रिएट करूं ना, वो क्लासेस ऐसी होनी चाहिए कि एक आइटम, every item should get in one class alone। मतलब एक आइटम को आप एक ही क्लास में रखो, एक आइटम एक से ज्यादा क्लास में नहीं जानी चाहिए। अब हम इसको पढ़ते हैं। ईच आइटम शुड बिलोंग टू ओनली वन क्लास एंड नेवर टू मोर देन वन क्लास। Why is this necessary? Because it prevents overlapping। यहाँ पर overlapping हो रही है ना, असल में तो आने यहाँ 25 ही हैं लेकिन बन रहे 50 हैं। And double counting which distort results, ठीक है। अब देखो यहाँ पर भी इसने एग्जांपल दी हुई है, देखो करेक्ट क्लास क्या है, 0 से 10, 10 से 20।
अब यहाँ पर 0 से 10 अगर 5 बच्चे होंगे तो 5 लिख लेंगे, 10 से 20 5 होंगे तो 5 लिख लेंगे, लेकिन इनकरेक्ट क्लास क्या है? 0 से 15 फिर 10 से 25, बट ये 5 का गैप तो ऑलरेडी 0 से 15 में फिल हो गया है, ठीक है, 0 से 15 और 10 से 25, बट ये गलत है ना, ये 10 तो ऑलरेडी पहली वाली क्लास में इंक्लूडेड है, तो ये बोलता भी है नीचे वैल्यूज 10 to 15 कैन बिलोंग टू बोथ क्लासेस। इसलिए प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल एक्सक्लूसिवनेस में हमने क्या करना होता है, एक आइटम को एक ही क्लास में हमने डालना है। मूविंग ऑन, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। अब देखो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या है, देखो मैंने आपको बोला 100 वर्कर्स की क्या लिख रहे हैं हम, इनकम। अब आपने क्या किया, आपने बनाई क्लासिफिकेशन, पहली क्लासिफिकेशन है जिनकी 0 से 1000 है, ये सॉरी 10,000 है, दूसरी है जिनकी 10,000 से 20,000 है, ठीक है। ये ऐसे हैं 15 लोग, ऐसे हैं 20 लोग, ठीक है। अब इसमें आप एक बना ले रहे हो एज की भी, 18 से 25 वाले ऐसे लोग हैं जिनकी 18 से 25 वाले कितने लोग हैं जिनकी उम्र, ये ऐसे लोग हैं 20 हमारे पास फॉर एग्जांपल। फिर आप चौथी चीज वापस से बना रहे हो 20,000 से लेके 30,000 कितनों की सैलरी है, ये आ गए 25 लोग ऐसे। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ तक तो हम इनकम डिसाइड कर रहे हैं, मतलब यहाँ तक तो इनकम है, ये भी इनकम है, ये भी इनकम है, ठीक है। बीच में से ये वाली क्लास जो हमने क्रिएट की, ये किसके बेस पे है, ये बेस पे है एज के। अब ये वाली क्लासिफिकेशन होमोजेनस है नहीं, क्यों, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया होमोजेनिटी का मतलब होता है एक ही कैरेक्टर फॉलो होना चाहिए। इसमें कितने कैरेक्टर फॉलो हो रहे हैं, 2। कौन कौन से कैरेक्टर, एज एंड इनकम। कौन कौन से, एज एंड इनकम। चलो अब हम इसके बारे में पढ़ते हैं। ईच क्लास शुड कंटेन डेटा आइटम्स दैट आर सिमिलर इन नेचर बेस्ड ऑन अ सिंगल कैरेक्टरिस्टिक। मतलब एक ही कैरेक्टरिस्टिक होना चाहिए एक क्लास में, एक से ज्यादा नहीं होना चाहिए। व्हाई नेसेसरी, मिक्सिंग अनलाइक आइटम्स मेक्स इंटरप्रिटेशन मीनिंगलेस। अब ये जो तीसरी वाली क्लास है, इसका कोई मतलब नहीं है मेरे लिए, नहीं ना है कोई मतलब मेरे लिए, क्योंकि मुझे तो इनकम चाहिए, मुझे क्या लेना देना इनकी उम्र क्या है। अब एग्जाम्पल क्या है, क्लासिफाइंग पीपल बाय एज ग्रुप्स एंड एजुकेशन लेवल्स, मतलब दो चीजों से नहीं, एक क्लास में एक ही चीज होनी चाहिए। मिक्सिंग एज, इनकम एंड ऑक्यूपेशन इन वन क्लासिफिकेशन। देखो अभी इसके तो बहुत सारे प्रिंसिपल्स हैं, बट इस लेक्चर में हम 3 ही पढ़ेंगे सो दैट आपको ओवर ना हो जाए। और देखो इस पे क्वेश्चन आया है, म्यूचुअल एक्सक्लूसिवनेस पे क्वेश्चन आया हुआ है FAA में। इन प्रिंसिपल्स को हवा में मत लेना, फिर वहां पर कंफ्यूजन हो जाएगी आपको म्यूचुअल एक्सक्लूसिवनेस में और एग्जॉस्टिवनेस में, ये बहुत कंफ्यूजिंग हो जाएगा। देखो सिंपली याद रखो, एग्जॉस्टिव होने का मतलब ये है, एग्जॉस्टिवनेस वाले प्रिंसिपल का मतलब ये है कि एवरी आइटम शुड बी इंक्लूडेड, ठीक है। और म्यूचुअल एक्सक्लूसिव का मतलब है कि हर एक आइटम सिर्फ एक ही क्लास में होनी चाहिए, मतलब हर एक आइटम एक ही क्लास में होनी चाहिए, एक ही ग्रुपिंग में होनी चाहिए। और तीसरा आ गया होमोजेनिटी, क्लास का सेम कैरेक्टर होना चाहिए और एक ही कैरेक्टर होना चाहिए, ये नहीं कि आपसे पूछा कुछ और जा रहा है आप बीच में कुछ और डाल रहे हो, ठीक है। तो आज हमने 3 प्रिंसिपल्स पढ़े हैं, हम इस क्लास को यहीं पर कंक्लूड करते हैं। इन प्रिंसिपल्स को अच्छे से याद करो, नेक्स्ट लेक्चर बहुत जल्दी आएगा, तब तक रिवाइज करो, कंसिस्टेंट रहो और कोस्ट ऑफ रिवीजन के साथ बने रहो, ठीक है। और पेपर आपका सिर पे आ गया, MCQs को प्रैक्टिस करते रहो और प्लीज ये बर्डन लो, ये फ्रस्ट्रेशन लो, ये स्ट्रेस लो, अदरवाइज आप लोगों ने नहीं पढ़ना है और एंड पे एवरीथिंग विल मिक्स अप, ठीक है। बाकी बने रहो हमारे साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर, सी यू इन द नेक्स्ट वन, बेस्ट ऑफ लक।